अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से खबर यह है कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना का केस जिसमें चेयरमैन PTI के हवाले से जो दरख्वास्त थी उससे मुस्तरद करने का फ़ैसला कल अदम करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब आज जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात थे जिसमें कोयटा के अंदर एक वकील के कत्ल का इल्ज़ाम और उस पर मुकदमा PTI के चेयरमैन के हवाले से दर्ज है, उसमें आज दरख्वास्त ज़मानत जो है वो नहीं हो पाई है। इस पर जब गुज़श्ता रोज़ जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, गुफ्तगू उस वक्त कर रहे थे, तो ये कहा गया कि अब बेंचेस इस तरह से नहीं हैं कि जो ज़मानत के मामलात हैं उस पर भी कोई फ़ैसला कर सके, क्योंकि छुट्टियों पर जजेस के होने की वजह से। और आज ही जो 24 घंटे भी वक्त नहीं गुजरा और जो कल हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, हू बहू वैसा ही मामला आज दरपेश हुआ है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस एक नया बेंच तश्कील देते हैं तो उसके बाद इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। अब मामलात क्या होंगे? क्या PTI के चेयरमैन की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है इस सारे अमल में? फिर साथ ही साथ जो नैब में गुज़श्ता रात फैसला हुआ कि नैब के अमेंडमेंट की गई हैं, 14 से अब 30 दिन के लिए अब रिमांड के मामलात हो गए, उसके क्या असरात होंगे, वो क्या मामला है, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इमरान वसीम साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एहतशाम कियानी, हमारे नुमाइंदे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट करते हैं, उनसे आज तोशाखाना के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान, आपसे PTI चेयरमैन के हवाले से आज जब चीज़ें गई हैं तो बेंच नहीं थे, गुज़श्ता रोज़ हम एहतशाम भी थे और तैयब बलोच भी ये बात कर रहे थे कि अब ज़मानतों के मामलात भी नहीं हो पाएंगे। जब अब नहीं हो पाएंगे, जब चीज़ें नहीं होंगी, तो अब PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी या इन केसेस का क्या मुस्तकबिल होगा? देखें, ज़मानतों के केसेस अगर अर्जेंट नोयत के हों तो वो समात के लिए मुकर्रर हो जाते हैं समर वेकेशंस के दौरान भी। अच्छा। अगर उसमें कोई ऐसा मामला हो कि जिससे ये प्रूव हो कि ये अर्जेंट नोयत का मामला है, फौरी समात ना होने से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो है वो पटिशनर को, मुतासरा फरीक को पहुँच सकता है, तो ऐसे जो केसेस हैं वो फौरी तौर पे समात के लिए मुकर्रर होते हैं। अब ये जो चेयरमैन PTI का मुकदमा जो आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ज़ेरे समात आया है, इसमें भी कल यही दरख्वास्त की गई कि ये अर्जेंट नोयत का मुकदमा है, सास मामला है। अगर समात ना की गई 4 जुलाई तक, तो जो लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि उनके जो मौक्किल है उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, तो उनकी दरख्वास्त या अर्ज़ी एक्सेप्ट कर ली गई। आज 2 रुकनी बेंच बना, उसमें चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के ऊपर समात भी हुई। लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि ग़ालिबन ऑफिस की तरफ से इस मामले को नज़रअंदाज किया गया कि नीचे जो फैसला हुआ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जिसके खिलाफ चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके आए थे, वो 2 रुकनी बेंच का था। और ये एक असूल है, प्रिंसिपल है कि अगर नीचे 2 जजेस का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस का बेंच बनता है वो ऐसे केस की समात करता है। जो हाई कोर्ट से आए, नीचे 2 रुकनी बेंच का फैसला हो तो ऊपर बड़ा बेंच बनता है। तो आज वैसे ये पटिशन जो है वो बेल की नहीं थी, आपको ये भी बता दें। ये जो पटिशन थी चेयरमैन PTI की, जो उनके खिलाफ कोयटा में एक मुबैना तौर पर वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे की क्वैशमेंट के लिए, उस मुकदमे के यानी इखराज मुकदमा की ये दरख्वास्त थी। तो इस केस में जो चेयरमैन PTI के वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि आप स्टे ऑर्डर जारी करें, जो इस FIR के ऊपर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो JIT बनी है, इन तमाम प्रोसेस को रोक दिया जाए, तमाम प्रोसेस रोका जाए, और जब तक इस केस का फैसला नहीं होता किसी किस्म का एडवर्स या सख्त एक्शन जो है वो चेयरमैन PTI के खिलाफ ना लिया जाए। अच्छा, इसमें जब अदालती कार्रवाई की समात हो रही तो बाज़ार ऐसा लगा कि जो लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए वो शायद ये चाह रहे थे कि हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जो बेंच की खातून रुकन थी आयशा मलिक साहबा, उन्होंने जो इशारे से कहा कि नहीं, इसमें चूंकि हम 2 रुकनी बेंच है तो हम इंजेक्शन ऑर्डर यानी हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। तो उसके बाद अदालत ने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया और गिरफ्तारी के हवाले से भी कहा गया कि अगर आप हुक्म नहीं देंगे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो चलो एटलीस्ट आपने नोटिस जारी कर दिए हैं, आइंदा समात की तारीख भी नहीं दे रहे, तो इतना कर दें कि मेरे मौक्किल को, पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो गिरफ्तार ना करें। लेकिन अदालत ने यह बात भी नहीं मानी। अदालत ने कहा कि आपका जो भी मामला है आप तहरीरी दरख्वास्त दे दें, आप चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात कर लें, पटिशन दायर कर दें, मुतफरिक दरख्वास्त ले आएँ। हम 2 रुकनी बेंच जो है वो नीचे हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच का फैसला, उसमें
किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। 3 रुकनी बेंच जो है उस फैसले के खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर सकता है। तो उसके बाद फिर यह हुआ कि चेयरमैन पीटीआई को जब यहाँ से रिलीफ नहीं मिला, गो के एक पार्शली रिलीफ है कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर फ्री कैन को नोटिस किए गए हैं, लेकिन जहाँ तक गिरफ्तार ना करने का मामला था उस इशू के ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जो है प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। अच्छा, तो अब प्रोटेक्टिव बेल का मामला है, तो अब इस केस में तो गिरफ्तारी जो है वो इमरान नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी जो केसेस हैं और जो नैब का कुछ अमेंडमेंट की गई हैं उसके बाद इमरान क्या सूरत हाल हो सकती है इस पर, बाकी केसेस के हवाले से नैब की बात करना। बाकी जो केसेस की आज समाअत हुई है एहतसाब अदालत में या सेशन अदालत में या हाई कोर्ट में, वो तो हमारे साथ एहतशाम कियानी साहब मौजूद हैं, लेकिन जहां तक नैब तरामीम का मामला है, इमरान का कलामी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तोशाखाना के केसेस के हवाले से भी इमरान वसीम इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, एक चीज़ जो आप बात कर रहे थे कि अब नैब की जो अमेंडमेंट है उसके बाद पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के मामलात या इन चीज़ों में क्या होगा, कि अगर ये अचानक से ये तब्दीली और ये चेंज हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात? देखें, जब मौजूदा सियासी जमातें जो कि हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी जमातें उन्होंने हुकूमती मामलात संभाले थे, तो नैब कानून में उन्होंने तरमीम की थी, तो उनका ये कहना था कि हम नेक नीयती के साथ जो है ये तरमीम कर रहे हैं, इन तरमीम का आगे चल के चेयरमैन पीटीआई को भी फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन रात गए एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें 2 नई तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। एक तो जो जिस्मानी रिमांड है उसकी मयाद जो कि 14 दिन की थी, तरमीम करने के बाद 90 दिन से कम करके उसे 14 दिन किया गया था, अब उसको दोबारा से बढ़ा के जो है वो 30 दिन कर दिया गया है। दूसरी तरमीम यह की गई है कि जो चेयरमैन नैब का गिरफ्तारी का अख्तियार था जो कि इंक्वायरी में ख़त्म कर दिया गया था, और इंक्वायरी के बाद ये नैब कानून में बात शामिल की गई थी कि जब आप इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे तो जो एक्यूज़ होगा उसको आप कॉपी फ्राहम करेंगे और जो मुल्ज़िम है वो उसको किसी हाई कोर्ट के फोरम पे चैलेंज भी कर सकता है। तो इस बात को भी रिवर्स कर दिया गया और साथ में ये बात शामिल की गई है कि अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर या किसी भी स्टेज के ऊपर अगर जो मुतल्लिका शख्स है वो अगर मुल्ज़िम तावन नहीं करता तो उसके अरेस्ट वारंट जारी करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले कानून में यह शामिल किया गया था कि मल्टीपल नोटिस देना पड़ेंगे और फिर गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाएगी। तो ये 2 चेंजिंग नैब के कानून में की गई हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये अफेक्ट जो करेंगे वो चेयरमैन पीटीआई को करेंगे। और ये भी अब ये चहम गोइयाँ हो रही हैं, बाज़ लोग तो बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि ये जो सब कुछ किया गया है, जो नैब कानून में चेंजिंग की गई है, ये इसका मकसद जो है वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है जो केसेस हैं इसमें उनका जो घेरा है वो तंग करने के लिए चेंजिंग की गई है। तो ये चेंजिंग उधर है। अच्छा, एहतशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना का मामला था, वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है, क्या आज समाअत में हुआ है और अब क्या होगा? ये ट्रायल कोर्ट में इस दरख्वास्त पर दोबारा से समाअत होगी? देखिए मुदस्सिर, पहले तो आपको बताऊं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज मजमूई तौर पर 17 केसेस में अदालतों से रिलीफ मिला है। हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ, ट्रायल के खिलाफ ये दरखास्तें हैं। 4 मुख्तलिफ दरखास्तें थी, उनमें से एक पर अदालत ने दलाइल सुने, फैसला महफूज किया और आज वो फैसला सुनाया गया है। जो इमरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी उसे मंजूर किया गया है और उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ट्रायल कोर्ट ने जो दरखास्तें मुस्तरद की थी वो दुरुस्त तौर पर नहीं की थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल थे वो बाकायदा नहीं सुने, और अगर सुने तो वो बिल्कुल ही सरसरी तौर पर उनको सुनकर उन्होंने दरखास्तें खारिज कर दी। और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो जो मसाइल थे, जो इश्यूज मौजूद थे, वो अनरिजॉल्व रहे हैं, उनको दोबारा से हल करने की जरूरत है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को ये केस दोबारा भेजा गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज तफसीली दलाइल सुने और उसके बाद जो भी फैसला देते हैं वो मुकम्मल रीजनिंग के साथ फैसला दें। अब उनको 60 दिन का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते में वो दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला कर दें। मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें जो बेल मैटर्स हैं वो चलते रहेंगे, और इसके अलावा जो भी अर्जेंसी वाला मैटर होगा, हंगामी नौयत का कोई भी केस होगा तो उस पर समाअत हो सकेगी। सही, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी आपका भी। इमरान वसीम आप भी हमारे साथ मौजूद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब नैब के मामलात के हवाले से अभी इमरान बता रहे थे,
इस पे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो नैब के तरमीम पहले थी कि 14 दिन का सिर्फ और सिर्फ रिमांड हो गया था, कहाँ 90 दिन, कहाँ 14 दिन, और अब इसको बढ़ाकर 30 दिन पर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ अब दूसरा जो मामला है वो है, पहले किसी भी तरह की गिरफ्तारी के हवाले से मामला जो हैं वो बेख्तियार सनैब हो गया था, जिस पर ख़ास मोतरज़ भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, रहनुमा भी, कि किस किस्म का टुथलेस किस्म का एक पूरा नैब का इदारा वो किया जा रहा है। लेकिन अब वो गिरफ्तारी के इख्तियारात में भी कुछ अमेंडमेंट हो गई है और वो भी इख्तियारात अब मिल गए हैं। बज़ाहिर ये तनकीद की जा रही है कि शायद पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी या उनको मामलात के हवाले से, लेकिन बहरहाल इसमें जो भी आएगा फिर वो रगड़ा जाएगा और उसकी सूरत हाल ये हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि सीनियर वकला से इस मामले पर बात कर सकें। अज़हर सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले नैब तरमीम इस तरफ थी, फिर कुछ अब कट करके 14 से 30 दिन, फिर गिरफ्तारी के मामलात की भी अमेंडमेंट हो गई है। तो क्या समझते हैं कि जो कहा जा रहा था कि टुथलेस किस्म का नैब है, चलें आपको थोड़े बहुत तो दांत, दूध के दांत तो आ गए ना सर? बहुत शुक्रिया, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये बेसिकली याद रखिएगा, आप डेथ ट्रैप कह दें या हनी ट्रैप कह दें, यानी ये पार्लियामान ने ना, या मौजूदा पार्लियामान ने, इन्होंने अपने आप को फायदा देने के लिए तरामीम की ओनस जो है वो शिफ्ट कर दिया था मुलजम के ऊपर, और रिमांड जो है ना वो 90 दिन से कम करके 14 दिन किया था। और ये पार्लियामान ने बड़ी सोचो विचार के साथ, बड़े लोग बैठे और इमरान खान साहब ने ये चैलेंज कर दिया था। और नैब की जितनी तरामीम असूली तौर पर तो अगर देखा जाए, ये नैब थोड़ा है, ये तो कोई फौजदारी एक पुलिस एजेंसी से भी कमजोर तरीन बन गई एजेंसी, जिसका और अब तो बुनियादी तौर पर अब देखा जाए, अब तो बात खुल के आ चुकी हुई है कि ये सियासी तौर पर इस सारे मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कैसे, आप देखें, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाला केस लेकर आए, इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट वाला केस लेके आए। दोनों केसों में केस हकायक पे है नहीं, मैं पहले वो खत्म कर रहा हूँ, मैं हकायक पे भी आपको बता देता हूँ। जब वो देखा है कि और इमरान खान साहब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, अदालतों में जमानतों के लिए भी आगे हुए हैं। अब वो सोची समझी बैठे हैं कि 9 मई के सानिया या बाकी चीजों के अंदर इमरान खान साहब इस ट्रैप में आ नहीं रहे। वो जो इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ताहयात नाहिल करना और सियासत से आउट करना था, वो समझ नहीं आ रहा। तो अब इस दफा जो मैं बता रहा हूं, अब जो है, अब इस सारे मामले के अंदर ये 13-14 सियासी जमातों का अमल दखल है। मैं इसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल कोई नहीं देख रहा, मैं पहले बता दूं आपको। सही। मुझे जो बू नजर आ रही है इसके अंदर, वो ये नजर आ रही है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान तो सियासत के अंदर है, बड़ी कोशिश करके देख ली हर तरफ से। तो अब क्या, लेकिन अज़हर साहब अब इस मामले में तो खुद जो है पीटीआई चेयरमैन वो गए थे अदालत में, और अब अमेंडमेंट भी हो गई है। और अगर इसी ट्रैप में रगड़ा लग जाता है पीटीआई के चेयरमैन का, तो फिर सर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो? अच्छा, देखें अब थोड़ा अपना थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हपक थू तो हो नहीं सकता ना। अच्छा। कि वो वाली तरामीम जो पार्लियामान ने खत्म कर दी ऑर्डिनेंस के जरिए की, और ये ऑर्डिनेंस, सारंग संजरानी साहब तो 2 दिन के सदर बन के आए हैं, अभी तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब आजकल में आ जाएंगे। इतनी जल्दी क्या थी कि ये ऑर्डिनेंस बनाने के जो प्रिंसिपल है इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जजमेंट तय आ चुकी है। अब ये ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है। 2 वजूहात में पहले आपके सामने जो सवाल है उसको सामने रख के मैं रख दूं। एक तो सदर पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इतनी जल्दी क्या थी इस सारे मामले में, और अच्छा चले जी पार्लियामानी बड़ी कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लेते। वो जो तरामीम कौमी असम्बली ने की थी उसको सेटिसाइड करना था तो कौमी असम्बली के जरिए कर दे। इससे नजर क्या आ रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की म्याद 120 दिन होती है, तो 120 दिन का इसका नफाज करने के लिए उसके बाद क्या होगा, पार्लियामान खत्म हो जाएगी। और 120 दिन के अंदर जो अपने फायदे उन्होंने लिए हैं वे बड़ी चालाकी से की है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना है। लेकिन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 10 अगर सामने रखकर देख लें, तब भी ये इसका इतलाक इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सोची बैठे हुए हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो। 13 जुलाई के लिए जबान चली गई हुई है कि गिरफ्तारी होगी तो 14 दिन की बजाय 30 दिन के लिए रिमांड ले जाएंगे। उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है, केसेस वैसे ही नहीं बनते, दायरा इख्तियार है नहीं है। ये जो ट्रैप है, समझ रहा हूँ ये ट्रैप इनके अपने लिए बन जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस अगर चैलेंज हुआ आला अदालतों का, एक और इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, इसमें एक और कोशिश की है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब तरीका वारदात यही रखा है कि लोगों को घरों से उठाते हैं, गिरफ्तारियां डालते नहीं है और वहां बैठ के वादा माफ गवाह बनाए बैठे हैं। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक काम ये भी किया है कि जो वादा माफ गवाह है ना, वादा माफ के खिलाफ केस कोई चल नहीं सकेगा। ये क्या बात हुई
एक आदमी लूटमार के साथ बराबर का शरीक होता है और वो वादा माफ गवाह बन जाता है और कल वो फायदा नहीं देता और चुप करके घर चला जाएगा, ये तो इसलिए अभी सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अजहर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस कायम मुकाम सदर ममलिकत के दस्तखत से हुआ है, क्या ये चैलेंज हो सकता है? क्योंकि सदर की हैसियत से तो वो मौजूद थे जब उन्होंने दस्तखत किए। अच्छा, यही मैं चलते चलते एक और बात आपके सामने मैं रख दूं। अच्छा किया आपने, जो कि आज बड़े दिनों बाद शरारत करने को मेरा दिल जरा ज्यादा कर रहा है। तो आपको याद होगा इसमें ना नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली वालों खत्म करने के लिए 5 साल की नाअहली बनाई उन्होंने। अच्छा, वो 5 साल की नाअहली है जो बाकायदा, हालांकि उसका इतलाक इसमें नहीं होगा, वो नंबर ऑफ रीजन है कि वो क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 621 आता है, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने पार्लियामेंट से पास करा लिया, नेशनल असेंबली से भी हो गया। सदर पाकिस्तान जब हज करने के लिए गए तो उनके पीछे ये रखा भाई, वो तो चले पार्लियामेंट में एक कानून बना तो आपने कायम काम के तौर पर रख दिया, हालांकि वो भी चैलेंज हो सकता है, मैं समझता, चले उसको छोड़े, लेकिन ये एक ऑर्डिनेंस तो बड़ी वाज़ेह तौर पर कि कायम काम के तौर पर ऐसी अर्जेंसी क्या है। एक सवाल है बड़ा आम सवाल ऑर्डिनेंस का जरिए आता है, उसमें ऐसी अर्जेंसी क्या है कि ऑर्डिनेंस आज और अभी बनाना है? अगर आप बनाना चाहते थे बुलाते। चलें सर, अब इसको देखते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से अब क्या फैसला भी करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान है। और अब नैब के मामलात में तब्दीली पहले राइट पे हुई है, फिर लेफ़्ट पे जाते जाते सेंटर में आ गए, और कहा जा रहा है कि किसी ख़ास मकसद के लिए पहले भी तब्दीली थी, किसी ख़ास मकसद के लिए ये भी तब्दीली है। वो ख़ास मकासद हासिल भी होते हैं नहीं, ये हम देखते हैं अगले आने वाले दिनों में। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। आज अचानक मईशत में एक तरफ अच्छी और दूसरी तरफ कुछ खौफनाक खबरें हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आखिरकार IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तो तय पा गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 9 बड़ी यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं। पर उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो बाकी इदारे हैं मॉनिटरिंग के, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी IMF के साथ मामलात की, लेकिन उसके बावजूद अगले आने वाले वक्त में बहरहाल महंगाई ने भी बढ़ना है, सूरत हाल इतनी जल्दी काबू में आने वाली भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि IMF के साथ मामलात के बाद अब मार्केट की सिचुएशन जो आज हुई है वो खासी बेहतर। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे कि माहिर मआशियात इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। IMF मुआहदा और उम्मीदें। कई माह से हुकूमत और IMF के दरमियान रूठने और मनाने का सिलसिला जारी रहने के बाद बिलाखिर IMF के साथ अगले 9 माह के लिए $3 बिलियन के कर्ज की फराहमी पर समझौता हो ही गया। IMF को राजी करने के लिए हुकूमत ने हर शर्त मानी, 14 माह अवाम पर महंगाई का सितम ढाया और अब भी ये मुआहदा कड़ी शराइत के साथ ही तय पाया है। इस समझौते से फिलहाल तो हम बहरान से निकल आए हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रीथिंग स्पेस है, क्योंकि 3 अरब का कर्ज सिर्फ कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोक सकता है। ये मुस्तकिल हल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मुआहदे के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ खुशी के साथ दुख का इजहार भी किया। कहा कि हमारे मुल्क पर मजीद कर्जा चढ़ गया है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। एक तरफ जहां मुल्क के कर्ज में मजीद इजाफा हुआ है, वहां इस मुआहदे के नतीजे में कुछ समरात की भी उम्मीद की जा रही है, जैसे दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से जारी कर्जों, इमदादी प्रोग्राम्स और माशी बहाली के लिए इकदामात की राहें हमवार होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के साथ ही रुपए की कदर में भी इजाफे का गालिब इम्कान है। रुपए की कदर में इजाफा होगा तो महंगाई में भी कमी होगी, यानी वक्ती तौर पर यह मुआहदा मुल्क मईशत को इकोनॉमिक ICU से बाहर निकालने में मुआविन साबित हो सकता है। लेकिन मुस्तकिल तौर पर डिफॉल्ट से बचने के लिए हमें अपने माशी हालात को खुद से दुरुस्त करना होगा, वरना 9 माह के बाद फिर से IMF का दर खटखटाना होगा। तो इस सूरत हाल पर बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्जा मिलने पर खुशी भी मनाई जा रही है कि हालात अब बेहतर हो जाएंगे, मगर इस कर्ज की कीमत कौन चुकाएगा? क्योंकि IMF से बहुत कुछ मनवाया है, 22 करोड़ अवाम अब क्या कुछ झेलेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि हम आवाम जो है वो झेलती आई है। जो भी इशूज रहे हैं, जो भी IMF ने कंडीशन या तो पूरी करवाई हैं या नहीं करवाई हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट में होता है, जो उन पॉलिसीज़ को, उन शराइत को किस तरीके से पूरा करवाता है और अपने सारे इनएफिशिएंसीज को भी ख़त्म करता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं है कि IMF जो है आवाम पे डायरेक्ट बोझ डालने की कोशिश करता है या डालता है। एक्चुअली बीच में जो गवर्नमेंट है जिसको फाइनेंस जो है अपनी मैनेज करनी चाहिए, फाइनेंसेस अपने, वो सही से अपनी इनएफिशिएंसीज को ठीक नहीं करते, उस जगह पे अपने टैक्सेस को नहीं खर्च करते या करना चाहिए, और जहाँ से अपने खर्चे कम करने चाहिए वहाँ से खर्चे कम नहीं किए जाते। आप चाहे वो
स्टेट ओन्ड एंटिटीज कह लें, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके लॉसेस कह लें, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस कह लें, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर आपके सिविलियन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ओवर बर्डनड है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट का साइज फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। तो वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट के अपने करने के चीज़ें होती हैं वो नहीं अगर की जाती तो डेफिनेटली फिर IMF कहता है कि जी आप अपने खर्चे को कम करें, टैक्सेस हमें इकट्ठा करके दें, अगर हम आप हमसे पैसे लेते हैं और हाँ आप हमसे लोन बार बार लेते हैं और अपनी चीज़ें उन लोन से ठीक नहीं करते, तो नेचुरली फिर आवाम पे जो है वो सारा जो है उसका बर्डन आता है। होना ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जो है अपने काम सही से करे, अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज करे, अपने खर्चों को जो है कंट्रोल करे, खासकर खर्चों को, मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा, खर्चों को कंट्रोल करें। खर्चे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और लेकिन हमें इस तरफ लगाया जाता है कि जी लोग टैक्स नहीं देते और लोग जो है वो टैक्स पूरा नहीं करते। डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टैक्स से बाहर हैं और बड़े एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, पार्लियामेंट में लोग बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं उन एरियाज को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, या बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस उस तरह से नहीं है और बहुत डिसबैलेंस जो है इक्वेशन है कि टैक्सेस जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ रिपीटेडली बहुत ज़्यादा बर्डन किया जाता है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को और फिर एमएसपी दी जाती हैं। तो खर्चों को कंट्रोल करना है। खर्चे जो है बजट का इस वक्त 20% से भी ज़्यादा है, टैक्स आपका 9-10% है लेकिन खर्चे आपके 20% से भी ज़्यादा है बजट का, तो डबल है उसका, यानी कि जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उससे डबल खर्चे कर रहे हैं और वो सारा जो है कर्जों से पूरा हो रहा है और उसकी वजह से महंगाई भी होती है और खर्चे भी बढ़ते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को अपना रोल, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना रोल प्ले करें अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। खुर्रम साहब ये तो मामला ये है कि टैक्सेस पे तो हमारा जिस तरह का फोकस रहा है वो सबके सामने और इसी वजह से हम पे प्रेशर भी रहा है। लेकिन एक चीज़ आप बताइएगा कि इस जो $3 अरब अब फराहम किए गए इस बहरान से हम निकल पाएंगे इस मदद से? देखिए निजात से जो ताल्लुक है वो फिर मैं वही कहूँगा कि अगले 3 से 6 महीने या 9 महीने किस तरह से जाते हैं, ये चैलेंजिंग टाइम होगा डेफिनेटली। और इसमें जितना ज़्यादा रिजर्व्स की हमारी पोजीशन बेहतर होती है, चाहे वो हमारी लोन की कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ कि वो हमें IMF के प्रोग्राम के बाद कमिटमेंट $2 अरब देगा और फिर $1 अरब जो है UAE से आने हैं, उसके अलावा IMF से एक $1.25 बिलियन मेरे ख्याल में इस अप्रूवल के बाद जो 12 तारीख को बोर्ड का होगा उसके बाद मिलने हैं। तो रिजर्व की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर बेहतर होती है तो एक बफर मिलेगा, एक रूम मिलेगा इंटरिम गवर्नमेंट को IMF के साथ मिलेगा और इंटरिम गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग उसमें आए जो कि IMF के साथ डील कर सके। नॉर्मली ये मैंडेट होता नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन इस पर तवा लाजमी है क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि इंटरिम गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा डील करने के लिए IMF के साथ। फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको एक सपोर्ट मिलती है ताकि 2-3 महीने उसे भी लगेंगे IMF के साथ नया बड़ा प्रोग्राम साइन करने में और फिर उसके बाद रिफॉर्म्स शुरू होते हैं। तो ये एक कठिन प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें शुरू आज से करना है। और तो खुर्रम साहब IMF के किन मुतालिबात को पूरा करना होगा और क्या नए टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे? सबसे बड़ा सवाल फिर ये है, और आवाम को रिलीफ और महंगाई कम होगी? देखिए मुझे लगता नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा कम होगी। हाँ ये हो सकता है कि इम्पोर्ट खुलने की वजह से सप्लाईज जो है लोकल मार्केट में बढ़ जाएं, बेहतर हो जाए, इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो सही से मिलना शुरू हो जाए और उसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी हो और फिर जो पाकिस्तानी रुपी है डॉलर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अगर ये सस्टेन करता है, और मुझे लगता नहीं कि सस्टेन करेगा क्योंकि इम्पोर्ट्स करेंगे तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ती है साथ साथ। तो ये एक मिक्स्ड इक्वेशन है, एक तरफ महंगाई में कमी भी एक्सपेक्टेड है लेकिन दूसरी तरफ ऑफकोर्स बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी। तो IMF ने कहा कि आप सब्सिडी मत दें और एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स लेकर आए। तो रिफॉर्म्स का मतलब ये तो नहीं होता कि कीमतें से बढ़ा दे, गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स में पूरे सिस्टम को बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है और फिर एक मार्केट क्रिएट करनी है पावर सेक्टर की ताकि एक आम आदमी को बिजली जो है वो कंपेटिटिव रेट पर मिले और फिर एफिशिएंसी लेकर आनी है कि किस फ्यूल जो हम बना रहे हैं सस्ते फ्यूल को बनाएं और उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो की है इन्फ्लेशन को जो है वो कम करने के लिए। फिर फूड सेक्टर की सप्लाई की बेहतरी है जिसमें क्रॉप्स थोड़ी बेहतर तो आई हैं बट देखना ही होगा अगले 3-4-5 महीने में किस तरह से फूड सप्लाई जो है वो बेहतर होती है। अभी 1 महीने में इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे हुई है लेकिन ये हमें कंटिन्यूस बेसिस पे करना होगा। बट IMF की कंडीशंस के साथ मुझे लगता है इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा। अच्छा खुर्रम साहब एक चीज़ जो है वो हर हुकूमत जो है वो हम देखते हैं कि वो जाने वाली को कसूरवार ठहराती है।
लेकिन अवाम का कसूर क्या है कि वो किसी का किया जो है वो हम भुगत रहे होते हैं। इसके बरक्स हम बांग्लादेश देखें कहाँ पर खड़ा है और हम डिफ़ॉल्ट जोन के अंदर हैं। सब कसूरवार हैं जो गवर्नमेंट में आए हैं, जिन्होंने अपना रोल नहीं प्ले किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किए, कर्जे लेते गए और बहुत सारा आवाम पे डालते रहे। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा होना और इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा होना, ये सारे कसूरवार हैं। जो भी चाहे ये गवर्नमेंट है, चाहे दूसरी गवर्नमेंट है, उसकी किसी गवर्नमेंट है, ये सारी गवर्नमेंट, चाहे वो जो है सिविलियन गवर्नमेंट है, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट है, सबका कसूर ये रहा है कि किसी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, किसी ने एजुकेशन पे वैसे इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने हेल्थ पे वैसे इन्वेस्ट नहीं किया और किसी ने जो है फूड सिक्योरिटी पे, साफ पानी पे इन्वेस्ट नहीं किया, बेसिक्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। और आज ये हाल है कि हमने बस ग्रोथ के पीछे हम भागते रहे और जो दिखावे की ग्रोथ ज़्यादा होती है उसके पीछे भागते रहे और हमारा ये हाल है कि हमने रिफॉर्म नहीं किए, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए, सिविल रिफॉर्म्स नहीं किए, पॉलिटिकल गवर्नेंस ठीक नहीं की। ये सारे कसूरवार हैं, हम सबका ये कसूर है, कोई एक पार्टी या कोई एक। तो सर अब खुर्रम साहब आपको क्या लगता है कि 15-20 साल की कोई बड़ी पॉलिसी हो और इस पॉलिसी को और सियासत को, मुआशी तौर पर पॉलिसी, उसको किसी भी तरह से कुछ चेंज करने का हक नहीं होना चाहिए, फिर ये हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एक जो है कंसेंसस स्टेट होना चाहिए, बेसिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ों पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और इस पर किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और आज की एक और ख़बर जो है वो बड़ी अहम है कि डॉलर कल और आज यानी कि ईद के बाद जब मार्केट खुली है बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है। इसकी क्या बुनियादी वजह है और कहाँ तक ये डॉलर आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉरेक्स ट्रेडर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का। बड़ी तेज़ी के साथ मलिक साहब ये डॉलर नीचे आ रहा है, क्या वजह है कि ये डॉलर क्यों? सिर्फ IMF के साथ डील? अभी तो पैसा आना भी बाकी है, चीज़ें होना भी बाकी हैं। देखो ये डील की खबरें जब से आ रही थी डॉलर गिर ही रहा था, 315 से कम होते होते 290 पे आया और 50 लेवल के मुआहदा हो गया। आपने देखा 290 से कम होकर 270 पे आज इंटर बैंक की ओपनिंग हुई थी और उसके बाद 275 पे क्लोज हुआ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गया था और डॉलर ओवर वैल्यू था। उसकी खबरें जब से IMF का डेढ़ लाख था और 9 महीने से मुसलसल बातचीत हो रही थी और आखिरी लम्हे जबकि 30 जून को आखिरी लम्हे थे और उसमें बात शरीफ साहब ने उनसे डायरेक्ट जूम मीटिंग की और उनको बताया कि हमने बताएं कौन सी शरत नहीं मानी। तो आखिरी ओवर में संजय जावेद साहब का जो छक्का था ना और सही वाला ये छक्का साबित हुआ और उन्होंने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के सट्टेबाजों के और जो लोग पाकिस्तान के डंडोरा पीट रहे थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला, तो सब उनकी उम्मीदों को पानी फेर दिया। सट्टेबाज जो है वो अपना डॉलर बड़ी तेजी से बेचना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त उन्होंने उम्मीदें जो वो थी 400 की थी, अब जब उन्हें पता चला कि डॉलर 270 तक हो जाएगा, लेकिन कल जब मार्केटें खुली तो पैसे खत्म हो गए स्टॉक में। जब मलिक साहब अभी ओपन मार्केट और इंटरबैंक का कितना फर्क है और ये फर्क कब तक और कैसे खत्म हो पाएगा? देखो ये फर्क अब इंटर बैंक आज भी हमने $15 मिलियन इंटर बैंक में सेल किए, तेजी कंपनियों में बाहर ही नहीं था, कुछ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ $1 लाख सेल हुए। अच्छा। वो भी कुछ $100 लेके जा रहा है, कुछ 200 लेके, ज्यादा कुछ दे नहीं रहा, वो भी जिन्होंने सफर करने और सरप्लस था हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। बैंकों ने आज भी पूरी पेमेंट नहीं की और जिसकी वजह से हम और ज्यादा खरीद के देते तो क्योंकि न्यूयॉर्क बंद है, हमारे फंड जो है और 2 दिन के लिए स्टॉक हो गए और ज्यादा डॉलर का रेट गिरेगा पाकिस्तान मार्केट में पैसे ही नहीं। तो ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मैदा अभी स्टाफ लेवल का साइन होगा, जो ही एग्जीक्यूटिव लेवल का मैदा साइन होएगा तो आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है 270 से भी कम होगा, 250 तक जा सकता है। अच्छा 250 तक मलिक साहब ये हो सकता है क्योंकि अब जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट भी तो मलिक साहब खोल दी है ना, इम्पोर्ट के लिए भी तो डॉलर की जरूरत होगी। है ना मेरी बात सुनिए, 315 से अगर 270 हो सकता है यानी कि 45 रुपये गिर सकते हैं तो क्या आयात 20 रुपये और भी गिर सकता? सही नहीं, लेकिन सर मेरा ये भी सवाल है कि इंपोर्ट अब खुल गई है तो उसके बाद भी तो डॉलर की जरूरत होगी इंपोर्टर्स को, तो आप नहीं समझते डॉलर फिर दोबारा से में अभी करंट अकाउंट पिछले 28 महीनों में $628 मिलियन जो है वो हमारे प्लस हुए हैं करंट अकाउंट में। ये बड़ी अच्छी खबर है। तो हुकूमत ने जो है जो पॉलिसी अनाउंस की है बॉन्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाएंगे, ईरान से जो तेल स्मगलिंग होकर आता था उसको जो लीगल शक्ल दे दी है और तमाम चढ़ाई और सी पोर्ट पे वेयर हाउस बनेंगे और डायरेक्ट लोग
पाकिस्तानी रुपये में भी पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। इससे सेंट्रल बैंक में अब हमारा रेट टैक्स रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया। मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि डॉलर का रेट कम हो सकता है, 250 तक भी आ सकते हैं। अगर 315 से 270 आया है तो अब 250 तक आना भी मुश्किल नहीं है। बहरहाल देखते हैं अगले आने वाले दिनों में सूरत हाल डॉलर के हिसाब से क्या होती है। यही सूरत हाल हमने देखी है कि मुसलसल सोने की कीमतों में भी कमी देखने में आई है, लेकिन एक चीज़ की ज़्यादती हो रही है मुसलसल, और वो है लोड शेडिंग। कराची से लेकर खैबर तक, बलूचिस्तान से लेकर तो लाहौर तक, हर जगह लोड शेडिंग से सताए अवाम इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन कराची जहाँ पर लोड शेडिंग के हवाले से ख़ासा मुख्तलिफ रहता है मामला, वहाँ पर भी इस वक्त लोड शेडिंग बेपनाह हो रही है। कराची में इस वक्त क़यामत खेज़ गर्मी भी है और साथ में लोड शेडिंग है। वजह क्या है हम बात करेंगे। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान उवैस मुंशी साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गैर इलानिया लोड शेडिंग की इत्तलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, क्या वजह है? आप तरदीद करेंगे, तस्दीक इसकी उवैस साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अप्रोच किया। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि शहर कराची और जो के इलेक्ट्रिक की सर्विस टेरिटरी है उसमें लोड शेडिंग जो शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है वो शेड्यूल हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। साथ ही साथ हमारी KE लाइव ऐप पर भी जब सार्फिन अपना अकाउंट नंबर दर्ज कराते हैं तो उसके अंदर भी उन्हें नज़र आ जाएगा शेड्यूल। शहर में और जो नेटवर्क है के इलेक्ट्रिक का उसका 70% हिस्सा इस वक्त भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, और जो बकाया एरियाज़ हैं जहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है वो शेड्यूल के मुताबिक है। और ये अक्सरियत वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बिलों की अदम अदायगी या बिजली की चोरी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी और ये दो ही पहलू हैं जिसकी बुनियाद पर किसी भी एरिया के अंदर लोड शेडिंग के दौरानिया का तयन किया जाता है। अच्छा, वैसे आप ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं? एक तो नाजायज़ कनेक्शन, कुंडा सिस्टम, बिजली चोरी की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, इनके कोई अदाद शुमार हैं कि कितने फ़ीसद के लोग हैं, कितने लोग हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं इस पे ये वाज़ेह बताता चलूँ कि यौमिया की बुनियाद पर औसतन तकरीबन 5000 से ज़्यादा ऐसे नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाते हैं जिनकी बिलों की बरवक्त अदायगी मौसूल ना हो रही हो। साथ ही साथ 24 घंटे जो हमारी फील्ड टीम्स हैं वो कराची और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उसमें मुस्तकिल बुनियादों पर कुंडों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अपनी जारी रखते हैं। सैकड़ों के किलो की तादाद के अंदर जो कुंडे हैं वो शहर के मुख्तलिफ एरिया से हटाए जाते हैं ताकि बिजली की चोरी जो है उसको रोका जाए, और साथ ही साथ जो है बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ बिलों की बरवक्त अदायगी के हवाले से के इलेक्ट्रिक शहर भर में मुतादिद लोकेशंस पर मुस्तकिल बुनियादों पर फैसिलिटेशन कैंप्स भी लगाता है, जहाँ पे सार्फिन जिनके वाजिबात अगर कोई खड़े हों तो वो आकर डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक के अमले से रब्ता भी कर सकते हैं और अपने मसाइल के हल भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग है वैसा, अब वो एलानिया जो भी आप बात करें, 12 लोड शेडिंग है, इससे कब आवाम को छुटकारा मिलेगा? कब के इलेक्ट्रिक इस पर काबू पा सकता है? जी, आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। इस पे मैं थोड़ा सा वक्त लेके मज़ीद तफसीलात आपके सामने पेश करना चाहूँगा और आपके ऑडियंस के लिए भी। देखिए, लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक सिस्टम का इस्तेहकाम और दूसरा बिलों की बरवक्त अदायगी। सिस्टम के इस्तेहकाम के हवाले से के इलेक्ट्रिक ने हाल ही में जो अपना एक सरमायाकारी का प्लान है वो पेश किया है अगले 7 सालों के लिए। ये 484 अरब रुपए की जो एक इन्वेस्टमेंट है जो हम सिस्टम के अंदर करना चाह रहे हैं, जिससे हमारी कोशिश ये है कि कराची में जो हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं हमारे सार्फिन की तादाद में तकरीबन 30% इजाफा नज़र आएगा, और इनको बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हम सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मज़ीद जो है एक्सपेंशन ला रहे हैं और साथ ही साथ अपने इक्विपमेंट को भी स्टेबल कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि बिजली की जो एक बिला तातुल फराहमी है वो यकीनी बनाई जा सके। मगर ये बात जो एक बहुत एम्फेसिस के साथ कहना ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी सर्विस की प्रोविज़न के लिए, यानी वो बिजली हो, उसकी सर्विस की प्रोविज़न के लिए बिलों की बरवक्त और मुकम्मल अदायगी बहुत ज़रूरी है, और के इलेक्ट्रिक बहैसियत इदारा इस अमल पे जो है पूरी तरह से कोशां भी है कि सार्फिन के साथ राब्ते में रहे और उनको वो तमाम तर सहूलियात फराहम की जा सकें कानूनी पैराए और रेगुलेटरी जो निज़ाम है उसके अंदर रहते हुए। साथ मौजूद थे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान, और कराची में जो इस वक्त लोड शेडिंग है उस पर काबू भी पाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अब दावे और बात और ये किया जाएगा और वो किया जाएगा, इससे आगे भी बढ़ पाते हैं। बहरहाल
आगे एक और बड़ा अहम मामला है, कल का दिन जब से ही मार्केट खुली थी, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं बोल बाजार में, तो एकदम जो है वो नफसियाती हद भी अबूर किया और फिर रिकॉर्ड ट्रेडिंग का मामला भी नज़र आए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं वो कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं। कफ़ील, आज मार्केट की सिचुएशन क्या है और जो कल इतनी तेज़ी थी उसकी बुनियादी वजूहात क्या IMF के ही मामला थे? देखें, ये जो कल का जो मामला था, कल तो ज़ाहिर जो है वो तमाम जो सरमाएकार थे उनको ये इस खबर की जो है वो खासी अरसे से जो है वो इस बात की इम्कान जारी कर रहे थे कि अगर एग्रीमेंट होता तो यकीनन मार्केट में जो है वो बेहतरी आएगी। और यही वजूहत थी कि जो तकरीबन 2400 पॉइंट मार्केट जो है वो बढ़ गई थी और 43,899 के लेवल पर मार्केट बंद हुई। तमाम आज जो जब कारोबार का आगाज हुआ तो मार्केट 612 पॉइंट बढ़ गई थी। तमाम उसके बाद मार्केट जो है वो नेगेटिविटी में आ गई और तकरीबन एंड तक जो है वो मार्केट 341 पॉइंट कमी के बाद 45,557 के लेवल पर मार्केट बंद हुई है। 329 जिसमें कंपनियां जो है वो प्लस में थी और 206 जो है वो उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। तो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है मार्केट के अंदर, लेकिन जो ओवरऑल जो अगर हम बात कर लें जो मार्केट का जो शेयर था उसमें खासे जो है वो वॉल्यूम खासे अच्छे रहे और OGDCL और अगर इसके अलावा PPL की बात कर लें तो उसके शेयर में जो है वो इजाफा देखा गया। मुझे तो अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की आज, तो उसमें खासी कमी रिकॉर्ड की गई है और 10 रुपये 64 पैसे जो है वो इसमें कमी रिकॉर्ड हुई और 275 रुपये 44 पैसे पर जो है वो क्लोजिंग हुई है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें अपने वैसे तो इसमें तकरीबन 10 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई और 290 रुपये से कम होकर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 280 रुपीज़ पर जो है वो ट्रेड हुआ। तो ये कमी रिकॉर्ड की यकीनन इससे जो है वो तो खासी इधर भी कमी है और इधर की सूरत हाल भी जो है वो अब मुस्तहकम नज़र आ रही है। अब देखते हैं अगले आने वाले वक्त में क्या असरात होते हैं। कफ़ील, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।